गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 12th का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड एक पढ़ेंगे डिबाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन, ग्रॉथस कंडक्टेंस और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना। ये सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब कंसेप्ट है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी सब क्या होते हैं? कंसेप्ट होते हैं। और कुछ ग्राफ पढ़ेंगे कि लिमिटिंग मोलर जो कंडक्टिविटी होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये हम लोग ग्राफ से निकाल सकते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इस पर भी अभी हम बात करेंगे। ठीक है। हेलो बच्चों, आप सबका स्टडी टाइम विथ राजेश सर यूट्यूब चैनल पर आज सबका स्वागत है। और ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से या कंपटीशन के दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसी में एक बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आएगा, डिबाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन। उसके बाद पढ़ेंगे ग्रॉथस कंडक्टेंस, और ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये आपके 12th के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू नॉलेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन के ध्यान में रखते हुए ग्रॉथस कंडक्टेंस क्या होता है या कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है बेटा, तो सब बच्चों को पता है, एक फार्मूला पढ़ाया गया था, R बराबर रो और L बाई ए के बारे में ये डिस्कशन कराया जा चुका है। इसमें R क्या है? रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी, L लेंथ ऑफ वायर और कैपिटल A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। यहाँ पर एक डिफाइन किया गया था, कंडक्टेंस G के बारे में, और G बराबर होता है बेटा 1/R। G बराबर 1/R, और G को कहा जाता है कंडक्टेंस। G क्या है? कंडक्टेंस है। G को कहते हैं हम लोग कंडक्टेंस कहा जाता है। ओके, और इसमें एक और वर्ड आएगा जिसको हम बोलते हैं कापा। कापा स्टैंड फॉर कंडक्टिविटी, और ये होता है 1/रो, यानी कि कंडक्टिविटी। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले कंडक्टिविटी क्या होती है, फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और फिर इनका जब इसको पढ़ लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में जब आपको नॉलेज हो जाएगा, कंडक्टिविटी आप जान जाओगे, तो इन कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन के साथ वेरिएशन के बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। कैसे घटता है, कैसे बढ़ता है, किस इक्वेशन को फॉलो करता है, कैसे ग्राफ बनता है, क्या उसका एप्लीकेशन है, इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो पहले थोड़ा सा कापा के बारे में समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी। तो अगर मैं यहां से इक्वेशन सॉल्व करूंगा, R बराबर रो और L बाई अगर एक से मैं फार्मूला भरना चाहता हूं, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, 1/R इक्वल्स 1/रो और A बाई क्या हो जाएगा, L। तो ये हो जाएगा कंडक्टेंस, और ये हो जाएगा कापा, और ये हो जाएगा ना आपका A/L हो गया। अगर मान लीजिए कि A को क्रॉस सेक्शन जो एरिया है A, उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लिया जाए, सीधे से मानते हैं, और L को अगर मान लिया जाए 1 सेंटीमीटर, तो आप ऐसा एक चीज बनाइए जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ क्या हो, 1 हो। इसका मीनिंग होगा कि एक क्यूब बनेगा, एक क्यूब बन जाएगा, और इस एक क्यूब बनेगा इस तरीके से,
देखिए ये हमारा क्यूब हो गया। इस क्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर है। ये भी आपका है 1 सेंटीमीटर, माने दिस इज क्यूब। ये है क्यूब एक। अगर ये क्यूब है तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है इसमें कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया जाए और लेंथ के 1 सेंटीमीटर मान लिया जाए, देन जी जो होगा वो आर के क्या होगा बराबर हो जाएगा। यहां से डिफिनेशन बन सकती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को यहां से बेटा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यहां से कंडक्टिविटी को डिफाइन हम लोग कर सकते हैं। तो क्या है, मान लीजिए कि ये एनोड है और ये क्या है आपका कैथोड है। अब इसको समझ लीजिए कि एक सोल्यूशन हम लोग के पास है, एक आयनिक सोल्यूशन है। हमारे पास एक आयनिक सोल्यूशन है, जैसे नमक को पानी में डिजोल्व कर दिया गया है, एक आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व कर दिया गया है, और उसमें जो एनोड है बेटा, एनोड की जो प्लेट एरिया है या कैथोड की जो प्लेट एरिया है बहुत बड़ी बड़ी है ना। ये आपका माइनस है, मैंने इसको बैटरी के प्लस से जोड़ा गया, इसको बैटरी के माइनस जोड़ा गया है, और इसके अंदर एक क्यूब है, इसके अंदर एक क्यूब बनाया गया है, इसके अंदर एक क्यूब है ना, इसके अंदर एक क्यूब रखा गया है। इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब है। अब मान लीजिए कि इसमें किसका है आयनिक सोल्यूशन है, मान लेते हैं कि एक्वस ऑफ, अगर समझने के लिए एक्वस ऑफ NaCl, NaCl एक्वस को डिसॉल्व किया गया है। तो इसमें क्या होंगे बहुत सारे कैटायंस होंगे, इसमें Na प्लस होगा Cl माइनस होगा, आपका Na प्लस होगा Cl माइनस होगा, इसमें Na प्लस होगा Cl माइनस होगा। और क्या करेंगे, जब करंट को फ्लो करेंगे तो आपके जो कैटायंस होंगे वो भागेंगे कैथोड की तरफ, आयनाइंस भागते हैं वो एनोड की तरफ भागते रहते हैं। माने आयनिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस क्या होता है स्टार्ट हो जाता है। कंडक्टिविटी का मतलब यह है कि सॉल्यूशन के अंदर जो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाला जो क्यूब है उसके अंदर से जितना कंडक्टेंस निकलता है, माने कंडक्टेंस ना, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ ए आयनिक सॉल्यूशन। कंडक्टेंस जो है, कंडक्टिविटी वह एक विशेष प्रकार के कंडक्टेंस के बराबर है। वह कंडक्टेंस क्या होना चाहिए आयनिक सॉल्यूशन में 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर एक क्यूब लिया जाए तो उसके थ्रू इसके थ्रू जितना कंडक्टेंस फ्लो करेगा ना, जो क्यूब अंदर बना है इस क्यूब के अंदर से जितना कंडक्टेंस फ्लो कर जाएगा वो कहलाएगा बेटा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, स्पेशल कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी इज द स्पेशल कंडक्टेंस थ्रू अ क्यूब whose साइड इज 1 सेंटीमीटर। यानी 1 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब के अंदर से जितना कंडक्टेंस फ्लो करता है वह कंडक्टेंस कंडक्टिविटी कहलाएगा। सिंपल, इसके अंदर से जितना कंडक्टेंस फ्लो कर जाएगा वो सारा कंडक्टेंस क्या कहलाएगा कंडक्टिविटी के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी की यूनिट भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूं, तो G बराबर 1/R, और अगर G की यूनिट हम पढ़ें, G की क्या पढ़े बेटा यूनिट, G यहां पर क्या है कंडक्टेंस है, और कंडक्टेंस की यूनिट होता है 1/R, R में ओम, इसकी यूनिट क्या होती है ओम हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा ओम इनवर्स, और ओम इनवर्स को महो भी कहा जाता है, और इसको बोलेंगे सीमेंस। क्या बोलेंगे बेटा सीमेंस। तो G का कंडक्टेंस क्या होता है सीमेंस होगा। अब आइए थोड़ा सा कापा कंडक्टिविटी, तो कापा बराबर 1/ρ, कापा बराबर 1/ρ होता है। तो हमको रो की यूनिट चाहिए, और रो की यूनिट हम निकाल सकते हैं, यहां से देख लीजिए, अगर निकाले में रो की यूनिट तो R बराबर रो L/A, यहां से रो बराबर R और A बाई क्या हो जाएगा L, यानी कि ओम, क्या बेटा ओम,
और ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, यानी हो जाएगा ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओम इंटू मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब यहां पे हो जाएगा कापा, ये हो जाएगा 1/1 क्या होगा बेटा ओम इंटू क्या हो जाएगा मीटर, ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं महो, तो महो इंटू मीटर इनवर्स, या हो जाएगा सीमेंस, ये हो जाएगा सीमेंस इंटू मीटर इनवर्स, या हो जाएगा सीमेंस, ये हो जाएगा सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। इसको शॉर्ट में लिखेंगे एस, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ये ध्यान रखना, दिस इज द यूनिट ऑफ कापा। ये है कंडक्टिविटी की यूनिट, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स को हम लेकर चलने वाले हैं। ओके, कंडक्टिविटी को ध्यान से समझना है। अब एक डिफिनेशन आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, फिर इसका वेरिएशन पढ़ेंगे, फिर इसका वेरिएशन हम लोग पढ़ लेंगे। मोलर बहुत एक अच्छा टॉपिक है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और ये है बेटा लैम्डा एम, लैम्डा एम इसका सिंबल है। मोलर कंडक्टिविटी बहुत आसान सी डेफिनेशन है। मोलर जो कंडक्टिविटी है ना, मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टिविटी ऑफ V वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे ऐसे समझ लेते हैं, बस इसकी शर्त थोड़ा सा अंतर बताएंगे। जैसे मान लो बेटा मैंने यहां पर एक NaCl का एक्वस लिया, नमक का सॉल्यूशन लिया है ना, तो अगर कंडक्टिविटी को अगर हम नापते हैं, कंडक्टिविटी को हम नापते हैं, तो कंडक्टिविटी बस ये देखिएगा ना कि इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना बेटा, इसके यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टिविटी क्या मेजर करती है, किसी आयनिक सॉल्यूशन के अंदर उसके यूनिट वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा यूनिट वॉल्यूम ना, यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने केटायंस और कितने एनायंस पड़े हुए हैं, उस पर हमारा कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा। कंडक्टिविटी डिपेंड्स द नंबर ऑफ केटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस विच आर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी आयनिक सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम में जितने केटायंस और जितने एनायंस प्रेजेंट होते हैं, उसकी संख्या को निर्धारित करता है कंडक्टिविटी। लेकिन जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी मतलब पूरे सॉल्यूशन में, पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो केटायन और एनायन जो उपस्थित होंगे, इनको नापेगा कौन, लैम्डा एम। लेकिन एक शर्त है, शर्त यह है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वह 1 मोल डिसॉल्व होना चाहिए ना, यानी कोई सॉल्यूशन है, कोई भी सॉल्यूशन, अगर कोई भी सॉल्यूशन है यानी इसमें आप वॉल्यूम कितना भी ले सकते हो, वॉल्यूम कितना भी ले सकते हो ना, वॉल्यूम जैसे 10 लीटर पानी ले सकते हैं, 10 लीटर पानी या 20 लीटर पानी या 4 लीटर पानी, वॉल्यूम कुछ भी रखिए। बस ये है कि जो आयनिक सॉल्यूशन आप लेंगे, जैसे नमक ले रहे हैं, तो इसके लैम्डा एम के लिए वॉल्यूम तो कुछ भी हो सकता है, शर्त यह है कि उस इलेक्ट्रोलाइट का केवल 1 मोल डिसॉल्व होना चाहिए, 1 मोल डिसॉल्व होना चाहिए। मैंने लैम्डा जो एम होता है बेटा, लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, एक कंडक्टिविटी ऑफ थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन जो आयनिक सॉल्यूशन लिया गया है उस पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी है। बस ये है कि आयनिक सॉल्यूशन का कितना 1 मोल डिसॉल्व होना चाहिए, केवल 1 मोल डिसॉल्व होना चाहिए। अच्छा, यहां पर कुछ भी, यहां पर शर्त नहीं है। कंडक्टिविटी में सॉल्यूट का कितना मोल डिसॉल्व करेंगे ये कंडीशन नहीं है, कितना भी मोल डिसॉल्व कर सकते हो। कंडक्टिविटी के मेजरमेंट में हम इलेक्ट्रोलाइट का कितना मोल्स डिसॉल्व करेंगे ये डिफाइन नहीं है। हाँ, ये डिफाइन है कि उस सॉल्यूशन का हम कितना वॉल्यूम लेंगे, 1 वॉल्यूम लेंगे। माने यूनिट वॉल्यूम के अंतर्गत किसी भी आयनिक सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम के अंतर्गत
जो केटाइंस और जो एनाइंस प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। एंड मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी ऑफ थ्रू आउट द आयनिक सोल्यूशन, थ्रू आउट द आयनिक सोल्यूशन, पूरे आयनिक सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी है। बस शर्त यह है कि उस सोल्यूशन में सोल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व होना चाहिए। दोनों में साथ डिफरेंस समझ में आप पकड़ पा रहे होंगे कि कंडक्टिविटी क्या है और मोलर कंडक्टिविटी क्या है। ओके, चलिए अब थोड़ा डिफरेंशियल बना लीजिए इसका। तो डिफरेंशियल ये होता है कि लैम्डा एम बराबर कापा इंटू क्या हो जाएगा वी, यानी कि लैम्डा जो होता है मोलर कंडक्टिविटी क्या है, एक विशेष एक कंडक्टिविटी है पूरे सॉल्यूशन, पूरे आयनिक सॉल्यूशन के का जो कंडक्टिविटी है वो मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। कंडीशन है कि सॉल्यूशन में सोल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व होना चाहिए। ओके, अब चलिए एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा लैम्डा एम बराबर कापा और बाई क्या हो जाएगा सी, क्योंकि वी क्या है, डाइल्यूशन है, वी डाइल्यूशन है और डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। यहां वी जो बेटा डाइल्यूशन, वी क्या है डाइल्यूशन और सी यहां पर क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, और इन दोनों में उल्टा संबंध होता है ना। वी माने डाइल्यूट करना, पानी मिलाओगे, अगर और पानी मिलाए कि सॉल्यूशन में पानी मिलाओगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटेगा। वही कह रहा है भी डाइल्यूशन है और सी क्या है कंसंट्रेशन है, तो भी की जगह पर क्या हो जाएगा सी। अगर सी की जगह पर मैं लिख दूं बेटा, सी की जगह पर अगर मैं एम लिख दूं, एम माने मोलारिटी, क्या होगा मोलारिटी, तो ध्यान देना मोलारिटी, मोलारिटी कैपिटल एम है मोलारिटी। लेकिन हमने बताया कि जब लैम्डा एम को डिफाइन कर रहे होते हैं, लैम्डा एम को मैं डिफाइन कर रहा होता हूं तो उसमें ध्यान रखना है उस सोल्यूशन में सोल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व होना चाहिए। यहां मोलारिटी कितना दिया है एम, एम का मतलब हो गया कि एम मोल्स, एम मोल्स, एम मोल्स पर लीटर है ना, मिलेगा इसका मोलारिटी कैपिटल एम है, माने इसका एम मोल पर लीटर, माने 1 लीटर में वह एम मोल सोल्यूट डिसॉल्व्स है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा देखिए यहां से सॉल्व कर दूं इसको, ये ध्यान समझिए बहुत थोड़ा सा टेढ़ा कंसेप्ट है लेकिन समझ में आ जाएगा क्या है ये। अब देखिए इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूं, ए 1 मोल डिसॉल्व है 1 लीटर में, तो इधर मैं लिख देता हूं बेटा मोल्स, इधर लिख देता हूं मैं वॉल्यूम, है ना। कितना मोल है बेटा एम मोल, कितना में 1 लीटर, 1 लीटर। अच्छा 1 लीटर को 1 लीटर में कितना होता है, तो 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां पर चाहो तो लिख सकते हो, यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो कि एम मोल्स का वॉल्यूम है कितना 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मोल का कितना हो जाएगा, 1 मोल का हो जाएगा 1000 बाई कैपिटल एम सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा वॉल्यूम, ये हो जाएगा वॉल्यूम यानी 1000 बाई कैपिटल एम, जिसके अंतर्गत सोल्यूट का, जिसके अंतर्गत सोल्यूट का 1 मोल क्या है डिसॉल्व है, 1 मोल डिसॉल्व है। अब डिफिनेशन तो यही पढ़े हो, डिफिनेशन तो लैम्डा एम का ही पढ़ाया गया है कि लैम्डा एम का मतलब कि वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, उसमें सोल्यूट का 1 मोल डिसॉल्व होना चाहिए। तो देखिए ये वॉल्यूम निकल गया 1000 बाई कैपिटल एम, 1000 बाई कैपिटल एम, तो यहां पर मैं रख दूंगा। अगर मैं सॉल्व करूं इसको बेटा तो ये हो जाएगा लैम्डा एम, ये हो जाएगा कापा, और भी माने वॉल्यूम, भी माने वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकल गया है आपका 1000 बाई कैपिटल एम। तो फार्मूला निकल गया लैम्डा एम बराबर कापा इंटू 1000 बाई कैपिटल एम। दिस इज द फार्मूला बाई विच वी कैन एबल टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी आयनिक सोल्यूशन। किसी आयनिक सोल्यूशन के कंडक्टिविटी को नापने के लिए ये फार्मूला हम लोग का बन गया है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका फार्मूला है।
अब इसको थोड़ा और आगे पढ़ें, तो ऐसा निकाल ले, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लैम्डा एम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है बेटा, यूनिट क्या होती है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या बन गया, लैम्डा एम कापा इंटू 1000 और ये हो गया कैपिटल एम। चलिए देखा जाए, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूनिट ऑफ लैम्डा एम। लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये है मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी है। ओके, चलिए निकालिए यूनिट, निकालिए यूनिट लैम्डा एम का। के कापा की यूनिट अभी निकाले हो, कापा की यूनिट है बेटा, बोलिए, सेंटीमीटर, सीमेंस इंटू सेंटीमीटर इनवर्स 1000, ये तो एक नंबर है। अच्छा, इसके जगह पर हम ये लिखूं कि सेंटीमीटर क्यूब बाई लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब कोई तो कहा जाता है 1 लीटर, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बाई लीटर की वैल्यू क्या होगी, 1 को रिप्रेजेंट करेगी, 1 को रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, इसे समझो, देखिए ध्यान से समझना थोड़ा सा। लैम्डा एम निकाल रहे हैं, बोलो कापा की यूनिट, कापा की यूनिट है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब और ये क्या हो जाएगा बाई 1 लीटर, बाई 1 लीटर, ये दोनों तो बराबर है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। और नीचे आपका है एम, एम माने मोल, क्या होगा बेटा, मोल इंटू लीटर इनवर्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, अगर इसको सॉल्व करूं, ये कापा की यूनिट है, ध्यान रखना है, ये किसकी यूनिट है, ये यूनिट है कैपिटल एम की यूनिट है, कैपिटल एम की यूनिट है। रखिए, ये हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स और इनटू, अगर यूनिट देखोगे बेटा यूनिट, तो ये आपका ये लीटर से ये आपका लीटर इनवर्स तो कैंसिल हो जाएगा, आर यू गेटिंग द पॉइंट। और क्या बच गया, इधर ऊपर क्या बच गया, ऊपर यूनिट देखोगे तो सेंटीमीटर क्यूब और नीचे बच गया यूनिट, केवल बचा है केवल मोल, यानी ये हो जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और बाई क्या हो जाएगा मोल, यानी कि सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या हो जाएगा मोल इनवर्स। ये रहा आपका लैम्डा एम की यूनिट। तो लैम्डा एम की जो यूनिट हो गया, लैम्डा एम की जो यूनिट होगी वह होगा सीमेंस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या कोई भी बोल सकते हो ना। लैम्डा एम की जो यूनिट दो लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और क्या होगा मोल इनवर्स, या चाहे तो लिख सकते हैं सीमेंस मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा मोल के पावर -1। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा थोड़ा देखा जाए, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स कितने के बराबर होगा। तो बस ये देखना है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सबको पता है बेटा 1 सेंटीमीटर बराबर ऐसे लगाते हैं 1, आसान रहेगा, 1 मीटर बराबर क्या होगा बेटा 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं समझिएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर, लिख सकता हूं क्या बेटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग करिए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब सेंटीमीटर स्क्वायर को हटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा 10 के पावर -4, ये हो गया सीमेंस मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा मोल इनवर्स। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और ये हो जाएगा 10 की पावर -4 सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अगर इधर जाएगा 10 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये रहा यूनिट और डिफिनेशन किसकी, आपके मोलर कंडक्टिविटी का। अब पढ़ेंगे इनका वेरिएशन। वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वेरिएशन ऑफ
कंडक्टिविटी कापा एंड लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन के साथ इनमें क्या बदलाव आता है कापा और लैम्डा एम में। तो सबसे पहले देखा जाए कि जो आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स तो जानते ही हो, इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर और एज अ मोल्टेन फॉर्म दे गिव द फ्री आयंस। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब जैसे नमक हो गया बेटा, नमक को अगर पानी में आप डाल देंगे क्या देगा, Na प्लस और Cl माइनस देगा, ये इलेक्ट्रोलाइट है। HCl देख लीजिए, HCl को पानी में डाल देंगे ये आपका H प्लस देगा, अब Cl क्या देगा, माइनस देगा। NaOH देख लीजिए, NaOH इसको वाटर में डिसॉल्व करिए, ये देगा आपका Na प्लस और OH क्या होगा, माइनस होगा। दीज आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज कंपाउंड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसको पानी में डालने पर वो फ्री आयंस देते हैं, दे आर कॉल्ड फ्री आयंस। अब इनको पढ़ना यह है कि मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया गया है, नमक को ही मान लेते हैं आसानी के लिए। हमने क्या किया, नमक को डिसॉल्व किया हुआ है, नमक NaCl का हमने एक आयनिक सोल्यूशन लिया, एक्वस लिया हुआ है। अब उसके अंदर मैं कंडक्टिविटी को मेजर करना चाहता हूं विथ कंसंट्रेशन। अच्छा बताइए, कोई सोल्यूशन ऑलरेडी बना है और उसमें और ज्यादा अगर मैं वाटर ऐड कर दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में और पानी मिला दूं तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा लेकिन डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा। ध्यान रखना, अगर किसी भी सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन बना हुआ है और उस सोल्यूशन में और पानी मिला दूं तो सोल्यूशन पतला हो जाएगा, पतला भाई और ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा ना, और कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो और किसी भी सोल्यूशन में और पानी जब मिलाओगे, ध्यान रखिएगा, एक चीज बता रहा हूं क्या, कि डाइल्यूशन जो डाइल्यूशन है वह इंक्रीज करेगा लेकिन कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा। अगर किसी भी सोल्यूशन में और पानी मिलाया जाए तो उसका डाइल्यूशन बढ़ेगा जबकि कंसंट्रेशन घटेगा। अब देखना है कि अगर कंसंट्रेशन के साथ अगर हम किसी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट है, अगर केवल कंसंट्रेशन को चेंज किया जा रहा है तो किसी भी आयनिक सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को अगर चेंज किया जाए तो उसके कंडक्टिविटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक और खास बता दें कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% होता है, मतलब वो 100% वो डिसोसिएट होता है पानी में डालने पर। जैसे साल्ट जो होते हैं, जैसे नमक है तो नमक को पानी में डाल देंगे तो वो तुरंत टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में। अल्फा लगभग क्या होगा बेटा, 100% के आसपास होगा। अच्छा बताइए, मैंने जल्दी ज्यादा से ज्यादा नमक को पानी में डालेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में कैटायंस और बहुत ज्यादा मात्रा में एनायंस क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे। अब दूसरा, अगर कोई वीक है, अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को अगर वाटर में आप डिसॉल्व करेंगे तो उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बहुत कम होता है, बहुत कम, 30% से कम, 10%, 5%, 6%। तो अगर उसका डिसोसिएशन बहुत ही कम होता है, माने अगर वाटर में डाला जाए और उसका डिसोसिएशन बहुत स्लो, धीरे धीरे उसका कैटायंस एनायंस पे फर्नेस कर रहा है वो, तो वो कहलाएगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए कंडक्टिविटी चीज बता देते हैं, कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है। कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो कंडक्टिविटी भी घटेगी, चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो चाहे इलेक्ट्रोलाइट वीक हो। आर यू गेटिंग? आई रिपीट अगेन, अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो कंडक्टिविटी घटेगी, चाहे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। लेकिन अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज करती है। कंसंट्रेशन अगर घटाओगे तो कंडक्टिविटी हमेशा घटेगी,
कंसंट्रेशन घटाने पर कंडक्टिविटी हमेशा घटेगी, तो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। लेकिन अगर कंसंट्रेशन घटाओगे तो लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करने लगती है, और वो दो तरीके से होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ती है, और वही अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ती है। अब इसी चीज पर हमको रिसर्च करना है कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट्स द प्रॉपर रीजन बिहाइंड इट। ये हम लोग का वेरिएशन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं वेरिएशन लेकर के पहला को समझाया जाए, पहले चीज को कि कंसंट्रेशन अगर घटाया जाए तो जो कापा होता है वो हमेशा डिक्रीज करता है। कंसंट्रेशन घटाओगे तो हमेशा कापा डिक्रीज करेगा, किसी के लिए, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक, मतलब ये बोथ दोनों के लिए, किसके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट आल्सो। स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, कंसंट्रेशन घटेगा, कंडक्टिविटी घटेगी। अच्छा चलिए, एक पहला कंसेप्ट ये है। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो लेमडा जो एम होगा वह बढ़ेगा, लेकिन वो दो तरीके से बढ़ेगा। लेमडा एम जो होगा वो बढ़ेगा, है ना। अगर स्ट्रांग होगा, अगर वो स्ट्रांग होगा तो उसका जो इंक्रीज होगा वो स्लोली होगा, क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। और अगर वीक हुआ बेटा, अगर वो वीक हुआ तो उसका कंसंट्रेशन बहुत ही स्पीडली क्या होगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि कंसंट्रेशन घटाने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों कर जाती है। तो इसके लिए आपको जाना होगा थोड़ा सा इसके डिफिनेशन में। इसके डिफिनेशन में कंडक्टिविटी जो होती है यह डिपेंड करती है, कंडक्टिविटी केवल बस ये देखती है कि कोई भी आयनिक सॉल्यूशन है तो किसी आयनिक सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में, इसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने केटायंस और कितने एनायंस प्रेजेंट है, इसको कंडक्टिविटी मेजर करती है। कंडक्टिविटी जो मेजर करती है, या कंडक्टिविटी डिपेंड्स द नंबर ऑफ केटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस विच आर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। किसी भी आयनिक सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन, यूनिट वॉल्यूम के अंतर्गत कितने केटायंस और कितने एनायंस है उसको मेजर करता है, या उस पर डिपेंड करता है हमारा कंडक्टिविटी। जबकि अभी पढ़ेंगे उसके बाद इसको समझा दे। तो ऐसा क्यों होता है कि जब हम कंसंट्रेशन घटाएंगे तो कंडक्टिविटी क्यों घट जाती है। सिंपल सी बात है भाई, अगर मान लीजिए कोई सॉल्यूशन बना है, ठीक है बेटा, अगर मान लो कोई सॉल्यूशन बना है, ध्यान दें वो सिंपल से कंसेप्ट है। नमक का सॉल्यूशन मान लीजिए कि बना हुआ है, एक्वा सॉल्यूशन, इसमें क्या है, Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है, Na+ है, Cl- है, ये सब भरे हुए हैं। Na+ है, Cl- है, ऐसे पढ़े होंगे सब, केटायंस एनायंस पढ़े होंगे। ओके, अब इसमें पानी क्या करिए, आप डाल दीजिए, और पानी डालिए, ऐड करिए, और पानी आप डालिए, और पानी डाल देंगे तो हमारा अब सॉल्यूशन के अंतर्गत वाटर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है बेटा, वाटर तो ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया पानी। और नंबर ऑफ केटायंस और एनायंस ऑलमोस्ट, अगर स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जितने यहां पर आयंस हैं उतने यहां भी होंगे, मैंने जितने वॉल्यूम के अंतर्गत केटायंस एनायंस देख रहे हो, अब उन्हीं केटायंस एनायंस को इसमें डालिए, तो अब क्या होगा, अब केटायंस एनायंस थोड़ा सा क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे बेटा। अब देखिए, अब हमारा जो केटायंस एनायंस है वह क्या होगा, थोड़ा सा उसकी तुलना में दूर दूर हो जाएगा। तो अगर यहां पर एक यूनिट वॉल्यूम लें, अगर मैं यहां पर एक यूनिट वॉल्यूम लूं और एक यहां पर अगर यूनिट वॉल्यूम लूं मैं बेटा, है ना, जरा देख लीजिएगा, तो यहां पर कंसंट्रेशन जब ज्यादा होगा बेटा ना, कंसंट्रेशन जब ज्यादा है तो इसके यूनिट वॉल्यूम में, इसके यूनिट वॉल्यूम के अंतर्गत नंबर ऑफ केटायंस
एंड नंबर ऑफ एनायंस। ये बताइए, जब कंसंट्रेशन ज्यादा है तो कैटायन एनायंस क्या होंगे? पास पास होंगे, और जब पास पास होंगे तो इसके यूनिट वॉल्यूम के अंतर्गत नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस क्या होंगे? ज्यादा मात्रा में, संख्या में ज्यादा होंगे। मानिए क्या होगा? ज्यादा होगा, मोर अमाउंट, ज्यादा संख्या में होंगे। और जब और पानी मिला दोगे तो कैटायन एनायंस क्या होंगे? दूर दूर चले जाएंगे, और जब दूर दूर चले जाएंगे तो अब यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है बेटा, अब यूनिट वॉल्यूम के अंतर्गत नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस पहले की तुलना में क्या होगा? कम आएंगे। कंसंट्रेशन जब ज्यादा था तो यूनिट वॉल्यूम के अंतर्गत नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस क्या होंगे? ज्यादा आ जाएंगे, ज्यादा उसके भीतर पकड़ में आएंगे। लेकिन जब कंसंट्रेशन आपने घटा दिया और पानी मिला दिया तो हमारे कैटायंस एनायंस क्या होंगे? दूर दूर चले जाएंगे, और कैटायंस एनायंस दूर दूर चले जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। तब क्या होगा? यूनिट वॉल्यूम के अंतर्गत, यूनिट वॉल्यूम के अंतर्गत नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस डिक्रीज हो जाएगा, उनकी संख्या कम हो जाएगी। और जब संख्या कम हो जाएगी तो यहां कापा भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और यहां कंसंट्रेशन भी क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब कंसंट्रेशन घटाओगे तो कंडक्टिविटी घटेगी। चलिए, ओके, नो डाउट एट ऑल। कुछ बच्चे दिमाग में लगा रहे बच्चे, सर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो हम कंसंट्रेशन जब घटाएंगे तो उसका डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, डिसोसिएशन बढ़ेगा, मैं मानता हूं इसका कि डिसोसिएशन आपका बढ़ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बेटा? देख लीजिए, प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम क्या आएगी उसको अगर मैं डिफाइन करूं, प्रॉब्लम क्या इसका आ जाएगा, तो प्रॉब्लम इसमें ये आएगा बेटा कि ठीक है, अल्फा जो होता है वह होता है √K/C, है ना। कंसंट्रेशन घटाओगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, जिस रेशियो से अल्फा बढ़ता है उस रेशियो से वॉल्यूम ज्यादा बढ़ता है। मतलब ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा ना, कंसंट्रेशन ज्यादा घटाओगे तो अल्फा के मान में थोड़ा सा फर्क पड़ता है। ओवरऑल बता दे बच्चा, ओवरऑल बस ये है कि अगर आपने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया, मतलब ज्यादा से ज्यादा पानी इसमें मिला दिया, ज्यादा पानी आपने मिला दिया, तो नंबर ऑफ कैटायंस एनायंस क्या होंगे? दूर दूर चले जाएंगे, और यूनिट वॉल्यूम के अंतर्गत आने वाले कैटायंस और एनायंस की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। And that's why conductivity decreases. Conductivity decreases when concentration is decreased. Okay? अब सबसे इंपॉर्टेंट है लैम्डा एम का वेरिएशन। लैम्डा एम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा एम का मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, है ना बेटा? मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, लैम्डा एम, इनका वेरिएशन हमको देखना है विथ कंसंट्रेशन। तो इसके लिए दो तरह पढ़ेंगे हम लोग, एक पढ़ेंगे हम लोग इसके लिए वीक के लिए, एक पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग के लिए। अगर मान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ जब खींचा गया, देखिए जब एक ग्राफ खींचा गया, एक्स अक्ष को माना गया √C और वाई अक्ष को माना गया है लैम्डा एम, और एक ग्राफ खींचा गया तो ग्राफ लगभग इस तरीके से मिला है, केशियल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यह देखा जाता है कि कंसंट्रेशन अगर आप डिक्रीज करोगे, कंसंट्रेशन अगर घटाओगे तो लैम्डा एम इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन धीरे धीरे स्लोली एकदम करता है, बहुत ही स्लोली। अभी पढ़ना है क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बहुत धीरे धीरे इसका लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। पहली बात ये बता दीजिए हमको कि कंसंट्रेशन घटाने पर कंडक्टिविटी तो घट रही थी, लेकिन कंसंट्रेशन घटाने मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है? इसका रीजन है बेटा, इसका रीजन है कि जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम को पढ़ाया गया था कि लैम्डा एम कंडक्टिविटी है किसका? पूरे वॉल्यूम का। अगर मान लीजिए कि किसी सॉल्यूशन के अंतर्गत, किसी सॉल्यूशन के अंतर्गत अगर मान लीजिए नमक का आयनिक सॉल्यूशन लिया है बेटा ना, तो उसके अंदर क्या होगा? Na+ होगा, Cl- होगा।
लेमडा एम क्या करता है, लेमडा एम ये देखता है उस पूरे सॉल्यूशन के अंतर्गत, उस पूरे सॉल्यूशन के अंतर्गत टोटल कितने केटाइंस है और कितने एनायंस है। आई रिपीट अगेन, द टोटल नंबर ऑफ केटाइंस इन टोटल नंबर ऑफ एनायंस थ्रू आउट द सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन के अंतर्गत कितने केटाइंस है कितने एनायंस है, उसको लेमडा क्या करता है, प्रभावित करता है। चलिए पानी मिलाइए, इसमें पानी मिला दीजिए, पानी मिला दोगे ठीक है, वॉल्यूम इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ केटाइंस और एनायंस, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, हम मान लेते हैं कि अल्फा लगभग 100% के आसपास है, अल्फा 100% है, तो अगर मान ली कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें और पानी मिला दोगे, और पानी मिला दोगे तो वॉल्यूम तो उसका बढ़ जाएगा, वॉल्यूम तो बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने से नंबर ऑफ केटाइंस और एनायंस क्या होंगे, तो ऐसा केटाइंस और एनायंस क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ केटाइंस और एनायंस क्या रहेंगे, उतना ही रहेंगे, ये थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है ना। अगर 100% हुआ तो मान लो उतना ही रहते हैं। अगर मान लो कि यहाँ 50 आपके केटायन है और यहाँ 50 एनायन है, और पानी मिला दोगे तो यहाँ भी वही टोटल सोल्यूशन में 50 केटायन है और 50 क्या रहेगा, आपका एनायन रहेगा। लगभग संख्या, लगभग केटायन एनायंस की जो टोटल संख्या है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहती है, अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्ट्रॉन्ग है तो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए माना जाता है कि अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, 100% है, वो पूरा का पूरा टूट गया है। ओके, अब थोड़ा सा इसको समझिए क्या मैं बोल रहा हूं। तो मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहां पर एक सॉल्यूशन मैंने लिया है नमक का, है ना, और मैंने मान लिया कि अल्फा 100% है, मान लीजिए अल्फा क्या है, 100%, ऑलमोस्ट 100% होता ही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट 100% होता है, तो 100% पूरा का पूरा टूट चुका है। अब इसमें अगर नमक अगर डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, Na+ और क्या देगा, Cl-। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर कुछ केटायन होंगे और कुछ क्या होंगे, एनायंस होंगे। मान लेते हैं इसके अंदर केटायंस और इसके अंदर क्या है, एनायंस की संख्या में है, कितना मान लेते हैं, मान लेते 1000 केटायंस है और यहाँ पर 1000 क्या है, एनायंस है, तो टोटल आयंस कितने बेटा, 2000। अब इसमें हमने पानी क्या किया, मिला दिया, और वाटर मैंने क्या किया है, ऐड किया है, और पानी मिला दोगे, पानी जब और मिला देंगे तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन तो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, लेकिन उसके अंतर्गत नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनायंस कितना रहेगा, 1000 ही रहेगा, 1000 ही रहेगा। तो वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन केटायन और एनायंस ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। तब तो कहेंगे कि जब नंबर ऑफ आयंस केटायंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो लेमडा एम की वैल्यू भी कांस्टेंट होनी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो कि अगर मैं ग्राफ खींचा जाए किसके अंदर, √C और लेमडा एम के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ऐसा ग्राफ आपको मिल रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्या बता रहा है ये ग्राफ, ये बता रहा है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन घट रहा है, वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। और ध्यान रखना बेटा, अगर कंसंट्रेशन को 0 कर दिया जाए तो 0 कंसंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसका नाम है लैम्डा m0, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या नाम इसका है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये रहा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को दिखाने के 2 तरीके हैं। एक तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लिखने का तरीका देखो, एक ये है, एक तो लिखेगा लैम्डा m0, या इसको लिख सकता है कि लैम्डा m इनफाइनाइट। सेंस क्यों लिखा है ऐसा? अगर ऐसे लिखने का मतलब है कि 0 कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी, और यहां पर मतलब अगर कंसंट्रेशन 0 होगा तो हमारा डाइल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जो डाइल्यूशन होता है 1/c होता है, तो अगर 1/0 यानी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। यानी कि अगर कंसंट्रेशन 0 होगा तो हमारा जो डाइल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। तो अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लिखने का तरीका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे लिखेगा, लैम्डा m0, माने 0 कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी क्या है, यानी ये कह सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द हाईएस्ट वैल्यू, लिमिटिंग
मोलर कंडक्टिविटी इज द हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी क्या हो सकती है? वह होगा क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बराबर। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम देख करके बता सकते हैं कौन बढ़िया कंडक्टर है, कौन खराब कंडक्टर है। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दे, अगर मान लो कि Na प्लस है और क्या है K प्लस है, किसके अंदर कंडक्टेंस करने की माने किसके अंदर करंट को कैरी करने की क्षमता ज्यादा है, माने किसका कौन गुड कंडक्टर होगा? तो क्या करेंगे, इन दोनों के लिए मैं निकाल लूंगा क्या, लैम्डा m0 माने कंपाउंडर लीजिए NaCl और KCl। तो NaCl और KCl में कौन किस इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बेहतर होगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं NaCl के लिए क्या निकालूंगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और निकालूंगा KCl के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जिस कंपाउंड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अधिक होगा, इसका मतलब उस कंपाउंड के थ्रू, उस आयनिक सॉल्यूशन के थ्रू कंडक्टेंस ज्यादा होगा, वह बेहतर आपका कंडक्टेंस कंडक्ट कर सकता है। ओके, अब सुनिए ध्यान से। तो हमने वाटर तो मिला दिया, इसमें पानी मिलाया, और पानी मिलाने से इसका वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन द टोटल नंबर ऑफ केटायंस और टोटल नंबर ऑफ एनायंस के ऊपर लगभग कोई असर नहीं पड़ा। अब कोई असर नहीं पड़ा तो हम कह सकते हैं कि हमारी मोलर कंडक्टिविटी कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन देखिए ग्राफ देखिए, धीरे धीरे हमारी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। और इसको एक्सप्लेन किया था जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इक्वेशन समझाए, उनका नाम था आपका डी बाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ये क्या डी बाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन क्या कहता है? तो डी बाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन ये कहता है कि जैसे जब ग्राफ खींचा गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का √C वर्सेस लैम्डा m में जब ग्राफ खींचा गया, तो ग्राफ हमको मिल रहा है इस तरीके से KCl। ये जो इसकी पिक वैल्यू है उसे कहते हैं लैम्डा m0। लिखने के दो तरीके, या तो इसको लैम्डा m0 लिखिए, या इसको लिखिए क्या, इसको लिख सकते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट। दोनों सही है। ये कंसेंट्रेशन के टर्म में लिख रहा है और ये डाइल्यूशन के टर्म में लिख रहा है। ये दोनों का मतलब क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसका ध्यान रखना, इसका नाम है लिमिटिंग, ठीक है बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये ध्यान देना, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो सकती है, उसी को कहा जाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन, माने ऐसे देखो लैम्डा m लिखने, लैम्डा m0 मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन, या इसको ऐसे लिखिए लैम्डा m इनफाइनाइट, तो मोलर कंडक्टिविटी विथ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्योंकि जब कंसेंट्रेशन भागेगा जीरो की तरफ, तो हमारा डाइल्यूशन भागेगा किसके तरफ, इनफाइनाइट की तरफ। तो दो सिंबल है, ध्यान रखना। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए दो सिंबल आपके पास, या तो लैम्डा m0 से दिखाइए, या तो लैम्डा m इनफाइनाइट दिखाइए। ये भी सिंबल सही है, ये भी सिंबल सही है। ये कंसेंट्रेशन के ऑर्डर में है, मैंने यहाँ कंसेंट्रेशन जीरो की तरफ भाग रहा है और यहाँ पर डाइल्यूशन भाग रहा है इनफाइनाइट की तरफ। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के दो तरीके, लैम्डा m0, लैम्डा m इनफाइनाइट। एज यू लाइक इट, जैसा दिखाना चाहते हैं आप इसको लिख सकते हैं। डी बाई हक्कल इक्वेशन, ऑनसेगर इक्वेशन क्या कहता है? सबसे पहली बात यह है कि हमने क्या किया, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान देना बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे NaCl नमक, क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका अल्फा कितना होगा, 100% होगा लगभग। अगर इसमें मैंने पानी मिला दिया, ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें वाटर मैंने मिला दिया तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, इसके डिक्रीज हो गया। कंसंट्रेशन इसका क्या हो गया बेटा, डिक्रीज हो गया। कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया माने इसका वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। वॉल्यूम तो बढ़ गया, लेकिन जितने केटायंस और एनायंस यहां थे, उतने ही केटायंस और एनायंस अब भी यहां पे है। और हम जानते हैं कि जो लैम्डा m होता है, लैम्डा m डिपेंड करता है द टोटल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस
इन थ्रू आउट द सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन के अंतर्गत कितने केटायंस और कितने एनायंस है। और देखिए लगभग कंसंट्रेशन घटाने पर अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो केटायंस और एनायंस की संख्या में कोई फर्क लगभग नहीं पड़ रहा है। अतः लैम्डा एम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी ग्राफ हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इसको डिफाइन किया था डिवाई हक्कल और सेगर। उन्होंने कहा कि ठीक है कि जब हम किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयनिक सॉल्यूशन में जब और पानी मिला देते हैं, माने डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, माने कंसंट्रेशन घटाते हैं, और जब कंसंट्रेशन घटाते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनायंस ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं, उनकी संख्या के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज प्रभावित होगा, एक चीज प्रभावित होने वाला है, और वो क्या चीज प्रभावित होगा कि अगर मान लीजिए कि कंसंट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा तो हमारा केटायंस और एनायंस क्या होंगे, पास पास होंगे, तो इनके बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। एक केटायंस दूसरे एनायंस उनके बीच में इंटरेक्शन स्ट्रांग हुआ, और अगर केटायन एनायंस के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रांग इंटरेक्शन होगा तो इस आयन की जो मोबिलिटी होगी, इस आयन की जो मोबिलिटी होगी वह क्या होगा बेटा, डिक्रीज कर देगा। कंफर्म है? अगर प्लस और माइनस अगर दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया तो मोबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अब अगर हमने कंसंट्रेशन को घटाया, जब कंसंट्रेशन को घटा दिया और पानी मिला दिया तो हमारा केटायंस और एनायंस क्या हो गया, दूर दूर हो गए। इतना जब दूर हो जाएगा तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, केटायन एनायंस के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो वीक इंटरेक्शन हो जाए, कमजोर इंटरेक्शन होगा। और जब इंटरेक्शन कमजोर होगा तो इसकी मोबिलिटी मान इस आयंस के वाटर के अंदर भागने की जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसकी मोबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जब मोबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी दैट्स वाई इसका कंडक्टेंस थोड़ा सा क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका कंडक्टेंस इंक्रीज करता है क्योंकि जब और ज्यादा पानी मिलाओगे, कंसंट्रेशन घटाओगे तो केटायन और एनायंस के बीच का इंटरेक्शन वीक होगा, और इंटरेक्शन वीक होगा तो मोबिलिटी फास्ट हो जाएगी, और मोबिलिटी फास्ट हो जाएगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ओके बेटा, इसलिए स्लोली बढ़ता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। अब जो इक्वेशन देख लें, क्या इक्वेशन बढ़ाया गया, ये हो गया रूट के सी और ये हो गया लैम्डा एम, और ये हमने ग्राफ खींचा है केसीएल के लिए, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है लैम्डा एम जीरो कंसंट्रेशन पर। ओके जरा देखा जब चलते हैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स में, तो भले मैथ हल्का से पढ़ा दूं एक चीज। आप सही बच्चे जानते होंगे कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और कोई लाइन है जो वाई एक्सिस को सी पर कट कर रही है, याद होगा। और अगर मान लो कि एंगल थीटा बन रहा है और ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा, ए नहीं एम कहते हैं उसको, स्लोप, याद पड़ेगा ना, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या बोलते हैं बेटा, स्लोप ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का स्लोप m, और m बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो इस लाइन का इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस सी। यही चीज यहां पे आएगा। बोलो y एक्सिस से काम कौन कर रहा है, तो y एक्सिस काम कौन कर रहा है, लैम्डा एम। तो यहां होगा बेटा लैम्डा एम, यम माने स्लोप। इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, इसका स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। कैसे नेगेटिव हो जाएगा देख लीजिए। अगर इसका स्लोप में बात करूं, देखो अगर मान लीजिए कि आप रूट के सी है और ये हम लोग का लैम्डा एम है, अगर इस ग्राफ ऐसे खींचा है, ग्राफ जब जाके मिलाओगे तो ये जो थीटा होगा, यह थीटा आपका 90 से तो बड़ा है और 180 से क्या है, छोटा है। माने थीटा हमारा जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा किसमें होगा, नेगेटिव में हो जाएगा। माने इस ग्राफ का जो स्लोप होगा बेटा, वह स्लोप किसमें आएगा, नेगेटिव में आने वाला है। इसलिए m बराबर मान लेते हैं इस ग्राफ का स्लोप क्या है, a है, तो क्या होगा माइनस के ए। एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस मतलब क्या होगा, रूट के सी।
ये हो जाएगा रूट के सी और प्लस प्लस प्लस। यहां सी क्या कहलाता है, वाई इंटरसेप्ट, मैंने जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस को कितना कट किया हुआ है इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो इस ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट देख लो, इस ग्राफ का जो वाई इंटरसेप्ट है वह कहलाएगा लैम्डा एम जीरो, लैम्डा एम जीरो। तो सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा लैम्डा एम इक्वल्स के लैम्डा एम जीरो और माइनस के ए रूट के सी। इसी को बोलते हैं दिस इज द डी बाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन, ऑनसेगर इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डी बाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन। ये रहा रिलेशन। इसमें ए क्या है जो बता दे, जो ए होता है बेटा, जो ए कैपिटल ए, जो कैपिटल ए होता है स्लोप, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है उस पर हमारा ए डिपेंड करेगा। कैसे बेटा, वो डिपेंड इस बात पर करता है कि साल्ट कैसा है। समझ लेगा अगर NaCl है तो NaCl कहा जाता है 1:1 का साल्ट है। 1:1 एक कैटायन देगा, एक एनायन देगा। अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड को कहोगे तो ये 1:2 का साल्ट है। ये समझ में आ रहा कैसे? अरे भाई, कैल्शियम क्लोराइड को अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, Na प्लस प्लस Ca++ और 2Cl माइनस, माने एक कैटायन और 2 एनायन, 1:2 हो जाएगा। ऐसे ही निकाल सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर साल्ट आपको दे दे, जैसे सोडियम सल्फाइड, ये 2 क्या है, 1 का है ना, तो उस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। तो अब ये डिपेंड कर, अगर मान लिख देखिए, अगर NaCl है, अगर KCl है या HCl है, इन सब के लिए ए क्या होगा, ए जो स्लोप होगा वो एक जैसा होगा। मैंने अगर मैं ग्राफ खींचूंगा इसका, अगर मैं ग्राफ खींचूंगा, ये लैम्डा एम रहा और ये रूट के अगर सी रहा, तो ग्राफ इसका ऐसे जाएगा बेटा, इस तरीके से, तो बिल्कुल स्लोप तीनों का सेम होगा। ये होगा NaCl, ये होगा KCl, ये होगा KCl और ये होगा HCl। देखिए दोनों का स्लोप बिल्कुल सेम है। एक चीज बहुत अच्छा है, इसमें एक कंसेप्ट लिखा गया है जो हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, इसको मैं कभी पढ़ाऊंगा एक अलग लेक्चर लेकर के। ग्रॉथस कंडक्टेंस, ये बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा। ग्रॉथस कंडक्टेंस क्या होता है, अभी फिलहाल बस ये जान लीजिए कि किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और OH- आयन का कंडक्टेंस अब नॉर्मली बहुत हाई होता है। मान इसका कंडक्टेंस क्या होगा, हाई कंडक्टेंस होता है, हाई कंडक्टेंस। इसका भी क्या होता है, हाई कंडक्टेंस। क्यों होता है, किसी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का कंडक्टेंस क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हाई होता है। आई रिपीट अगेन, किसी एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का और हाइड्रोक्सिल आयन का कंडक्टेंस बहुत हाई होता है, बहुत तेजी से करंट को कैरी करता है ना। क्यों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों ऐसा हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे HCl, देखिए इसलिए HCl को सबसे ऊपर लिया गया है, इसलिए कि HCl में H+ है और H+ का, सुन लीजिए, H+ का कंडक्टेंस ज्यादा होगा K+ से, और इसके बाद क्या होगा, Na+ से। H+ का कंडक्टेंस बहुत हाई होता है, क्यों, और इसको कहते हैं ग्रॉथस कंडक्टेंस। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में एक लेक्चर लूंगा मैं इस दिन, ग्रॉथस कंडक्टेंस क्या हो। अभी भी इतना जान लीजिए कि ग्रॉथस कंडक्टेंस में जो एक्वस सॉल्यूशन में अगर H+ है और OH- है तो उसका कंडक्टेंस बहुत ही हाई होगा। क्यों का जवाब बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको। अब चलिए, तो आपको मिल गया कि ग्राफ बहुत ही स्लोली बढ़ रहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, इसलिए कि नंबर ऑफ डाइल्यूशन करने पर, पानी मिलाने पर कैटायन एनायंस तो नहीं बढ़ रहे थे, हाँ, लेकिन कैटायंस एनायंस के बीच का इंटरेक्शन जो था वो थोड़ा सा वीक हो गया, जिससे आयंस की मोबिलिटी बढ़ गई। आयंस की मोबिलिटी बढ़ने से वह थोड़ा सा ग्राफ धीरे धीरे ऊपर चला गया।
अब फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब दूसरा है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनका हम लेमडा एम ना वर्सेस लेमडा एम वर्सेस क्या रूट सी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। इनका ग्राफ देख लीजिए बेटा, ग्राफ कैसे मिला इनका। इसे ग्राफ मिला जब खींचने पर रूट सी और लेमडा एम के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ हमको मिलता है पैराबोलिक ग्राफ, हाइपरबोलिक ग्राफ। जैसे CH3COOH है, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ होता है वह तेजी से भागता है ऊपर की तरफ, यह एक हाइपरबोलिक ग्राफ है, हाइपरबोलिक ग्राफ है, हाइपरबोलिक ग्राफ है बेटा। और ये ध्यान रखना, हाइपरबोलिक जो ग्राफ होगा यह कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसका मतलब कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ग्राफिकल मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा कौन सा, कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ इस चैप्टर का बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसके न्यूमेरिकल्स और कोलराउस लॉ बहुत अच्छा टॉपिक है। तो कोलराउस लॉ देखिए, ग्राफ की मदद से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइपरबोलिक ग्राफ है और ये हमारा जो ग्राफ होगा वाई एक्सिस को इनफाइनाइट पर टच करेगा, माने ये ग्राफ वाई एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। इसलिए वी कैन नॉट एबल टू फाइंड द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग ग्राफ। इसलिए कोलराउस लॉ का महत्व बहुत बढ़ जाता है। कोलराउस लॉ में पढ़ेंगे। अच्छा, क्यों, इसका जवाब देखा जाए, एक्सप्लेनेशन देखा थोड़ा सा, क्यों ऐसा हो रहा है भाई। वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन घटाने पर मोलर कंडक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है, क्यों? तो इसका आंसर देगा, एक 11th में टॉपिक पढ़े होंगे आप लोग शायद, है एक ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, याद रखिए बच्चे को, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा। जिनको नहीं पता होगा 11th में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ लीजिएगा। जो सीरियस बच्चे होंगे वो तो जब जानते होंगे कि ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है ना। नहीं पता है कमेंट्स करिए, इसको मैं बता दूंगा क्या होता है। तो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या होता है, बस इसे कंसेप्ट बता दें। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लागू होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। किसके लिए? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो हम जानते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, बहुत ही स्लो होता है, यानी कि धीरे धीरे क्या होता है, डिसोसिएट होता है, बहुत ही स्लोली आपका डिसोसिएट होता है। जैसे मान लीजिए बेटा कि अगर NH4OH है तो इसका जो डिसोसिएशन होगा बहुत ही स्लो होगा, NH4 प्लस और क्या होगा बेटा OH माइनस, या आपका CH3COOH और इसका भी डिसोसिएशन बहुत स्लो होगा। तो एज वी नो दैट कि अगर आपका जो आयनिक कंपाउंड है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, अगर आपका वीक है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही स्लो होता है, धीरे धीरे उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अब ओस्टवाल्ड साहब क्या कहते हैं, ओस्टवाल्ड ने ये प्रूफ किया, ओस्टवाल्ड ये प्रूफ कर दिया कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के सी। यानी कि अगर कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, तो अल्फा क्या होगा, बढ़ेगा। ये मेन मीनिंग है आपके ओस्टवाल्ड साहब का। इसका मीनिंग है कि अगर एसिटिक एसिड का कोई सोल्यूशन है, उसमें और पानी मिलाते हैं, जब और पानी मिला देंगे तो इसका अल्फा माने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मैंने मान लीजिए कि पहले इसका अल्फा था कितना, 30%, और जब पानी मिला देंगे और ज्यादा तो इसका अल्फा बढ़ के कितना हो जाएगा, 40%। और पानी मिलाइए, इसका अल्फा बढ़ करके कितना हो गया, 70%। और पानी मिलाइए, इसका अल्फा बढ़ करके कितना हो गया, 80%। तो जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे, माने कंसंट्रेशन घटाते जाएंगे, वैसे वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा।
और अगर अल्फा का मान बढ़ेगा तो हमारे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस भी, नंबर ऑफ कैटायंस और नंबर ऑफ एनायंस भी क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। जब हमारे पूरे सॉल्यूशन में जब नंबर ऑफ कैटायंस, नंबर ऑफ एनायंस इंक्रीज कर जाएंगे तो पूरा थ्रू आउट द सॉल्यूशन हमारा कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज कर जाता है। दैट्स व्हाई देखिए, दैट्स व्हाई ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ क्या होता है, भागता है ना। तो ध्यान रखना, अल्फा इसका जिम्मेदार है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन घटाओगे तो अल्फा बढ़ेगा, और अल्फा बढ़ेगा तो हमारे सॉल्यूशन में ज्यादा से ज्यादा कैटायंस और ज्यादा से ज्यादा एनायंस क्या होंगे, डेवलप होंगे। और ज्यादा आयंस और ज्यादा कैटायंस जब डेवलप होंगे, ओके, तो उसकी कंडक्टिविटी भी, उसका कंडक्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्योंकि किसी भी आयनिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है, जो कंडक्टिविटी होती है, वह डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर कितने कैटायंस और कितने एनायंस प्रेजेंट हैं। ओके, अब इसका अल्फा कैसे निकालते हैं, और आपका थोड़ा सा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अगर नहीं आप किसी बच्चे को पता होगा तो प्लीज आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को समझा दूंगा। और उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ अल्फा निकालने का फार्मूला क्या होगा, कैसे हम अल्फा किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है आपका अल्फा। ओके बेटा, बाकी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे कल जिसका नाम होगा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कंडक्टिविटी टाइट्रेशन कल देख लेंगे हम लोग। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कल का होगा हम लोग का कोलराउस लॉ, कोलराउस लॉ और उसके एप्लीकेशन, उसके न्यूमेरिकल्स, कहां कहां कोलराउस का यूज होता है, केमिस्ट्री में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इन पर हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।